गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी मोगरे का फूल। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक आपने सुना बंगले के बाहर पोर्च के टीन शेड पर अचानक टन 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 की आवाज से नींद खुल गई। तेज हवाओं से खिड़कियां भी खड़क उठी थीं। पता चला कि अंधड़ के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। एक बड़ी चिंता यह थी कि इतनी तेज बारिश के कारण बाहर लॉन के किनारे लगे पौधों के फूल झड़ गए तो कल की पूजा के लिए ताजा फूल नहीं मिल पाएंगे। यही सब सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। सुबह थोड़ा देर से आंख खुली तो देखा कि मौसम बिल्कुल साफ था। अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोए और फूलों की टोकरी लेकर बाहर लॉन में आ गया। पोर्च में टीन शेड के नीचे पड़ा झूला देख एक पल को ठिठका, फिर आगे बढ़ गया। पीछे की तरफ बढ़ा तो आश्चर्य से आंखें खुली ही रह गईं। मोगरे का एक फूल अपने पूरे वैभव के साथ खिला हुआ मुस्कुरा रहा था। बाबा ने बड़े प्यार से कभी इस मोगरे के पौधे को लगाया था। दादी को बहुत पसंद था मोगरा। बाबा इसी फूलों की टोकरी को मोगरे के फूलों से भर के झूले पर बैठकर अपने हाथ से दादी के लिए मोगरे की वेणी बनाया करते थे। हाँ, ये सच है। बहुत प्रेम करता था मैं बाबा और दादी से। मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटा था मैं, शायद 3-4 साल का। बाबा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाए थे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, एक प्यारी सी गुड़िया। पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त मंडली आ जाती। भोला, सुरेश, गीता, खूब खेलते हम। शहर में पचकुइयां का मेला लगता तो बाबा मुझे कंधे पर बिठा के मेला घुमाने ले जाते थे। भोला भी साथ में हो लेता था। फिर बाबा कभी उबले बेर तो कभी रामदाने की लैया खिलाते, कभी बड़ा वाला झूला झुलाते। दादी कभी चुंगी वाले शेर की कहानी सुनाती तो कभी चड़वा और चिड़ै की कहानी तो कभी परी की कहानी। कहानियों के माध्यम से दी हुई उनकी सीखें जीवन में कितनी काम आती हैं। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी एक छोटी सी गुड़िया ले आई। सुंदर सी, बड़ी प्यारी। उसकी मुस्कान जैसे मन को मोह लेती थी। मैं उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता तो वो अपने नन्हे गुलाबी हाथों से मेरी उंगली कसकर पकड़ लेती। धीरे धीरे बाबा और दादी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही चला गया। पापा को अपने ऑफिस और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी भी घर बाहर के काम में बिजी रहती। बाबा और दादी पूरे टाइम मेरा और परी का ध्यान रखते। मैं बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे सबकी बातें कुछ कुछ समझने लगा था। कभी कभी मम्मी जब बेवजह बाबा से गुस्सा करती तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन बाबा चुपचाप सुन के रह जाते तो लगता कि वो इसका विरोध क्यों नहीं करते। घर से कुछ दूर पर एक बागीचे में मोगरे का पौधा लगा था। वहां जाकर बाबा मोगरे का फूल जरूर तोड़ते। एक बार जब उन्हें वहां फूल नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। उनके चेहरे पर उदासी देख मैंने पूछ ही लिया कि अपने लॉन में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल रोज खिलते हैं, फिर आप मोगरे का फूल ना पाकर इतने उदास क्यों हो गए। वो बोले कि वो सब फूल तो भगवान के लिए हैं, ये मोगरे का फूल मेरी देवी के लिए है। एक पल को तो मैं चकराया, फिर समझ में आया कि वो दादी को देवी कह रहे थे। दादी की पसंद का ख्याल रखते हुए एक दिन बाबा मोगरे की एक कलम ले आए। उसे बड़े प्यार से दोनों ने झूले के पीछे वाले हिस्से में लॉन के किनारे लगाया। उसकी ठीक से देखभाल की तो उसमें सुंदर फूल खिल उठे। एक दिन मैं जब स्कूल से लौटा तो देखा कि पापा ऑफिस ही नहीं गए, परेशान से ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बाबा अपने कमरे में उदास बैठे हैं। दादी ने मुझे देखा तो चुपचाप उठकर रसोई से मेरे लिए खाना निकालने लगी। एक अजीब सी खामोशी छाई थी घर में। मम्मी नहीं दिखाई दे रही थी, परी भी नहीं थी। मैं बस्ता रखकर दादी के पीछे रसोई घर में पहुंच गया। उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सबको चुप देखकर मैं भी थोड़ा सहम गया था। मैं भागकर बाबा के कमरे में जा पहुंचा। उनसे बहुत पूछा
लेकिन वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जब मेरी आंखों से आंसू बह निकले तो उनसे भी नहीं रहा गया। मुझे सीने में भींच लिया उन्होंने। भरे गले से बोले, तुम्हारी मम्मी परी को लेकर तुम्हारे नाना के घर चली गई हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। नाना जी के घर तो हम हर साल छुट्टियों में जाते ही हैं, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि सब इतना परेशान है? मैं बोला। बाबा ने बताया कि वो तुम्हारी दादी और मुझसे नाराज होकर गई हैं। कहते कहते उनकी आंख से भी एक आंसू निकल पड़ा था। अगले दिन स्कूल गया, लेकिन वहां जरा भी मन नहीं लगा। लौटा तो देखा कि ड्राइंग रूम में परी बैठी थी। मन खुशी से झूम उठा। मैं दौड़कर किचन में मम्मी के पास जा पहुंचा। पता चला कि पापा जाकर मम्मी को बना लाए थे। मैं जल्दी से खाना खत्म करके उनके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखते ही हमेशा की तरह बोली, आ गया मेरा राजा। आज दादी के कथन में वो उत्साह नहीं दिखाई दिया जो हर रोज दिखाई देता था। एक मौन सी उदासी का आभास हो रहा था मुझे। परी के आने की खुशी के साथ साथ एक खुटका सा भी बैठ गया मन में। बाबा के पास गया तो वो अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए लगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब दादी और बाबा के चेहरे की वो प्रफुल्लता न जाने कहां खो गई थी। बातें अब भी वो वैसे ही करते थे, लेकिन उन बातों के पीछे छुपी हुई उदासी मुझे स्पष्ट दिखाई देती थी। मैं परेशान था कि कैसे उनकी उदासी दूर करूं। एक दिन सुबह तो बिल्कुल अजीब हुआ। पोर्च में झूले के पीछे मोगरे का फूल उस दिन भी खिला था। मैं कुछ सोचता हुआ खिड़की से देख रहा था। हमेशा की तरह बाबा फूल के पास आए, उसे थोड़ी देर देखते रहे, फिर प्यार से उसे छुआ। तभी दादी वहां पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। खिड़की के पास खड़ा मैं उनकी उदासी को स्पष्ट महसूस कर रहा था। तभी दादी ने सिर हिलाकर बाबा को कुछ इशारा किया। बाबा मोगरे का फूल लेकर दादी के बालों में लगाते हुए बोले, कल से तो मोगरा मिलेगा ही नहीं बिन्नो। एक धड़का सा लगा मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। अब आगे। शंकाओं में घिरा हुआ मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। तभी कमरे में दादी आ गईं। मुझे अपने हाथों से तैयार करने लगीं। उनके व्यवहार से लग रहा था जैसे आज वो अपना सारा प्यार मुझ पर उड़ेल देंगी। मैं असमंजस में पड़ा हुआ था। तभी मम्मी की आवाज आई, राज, रिक्शा आ गया। इसी के साथ ही रिक्शे की घंटी भी सुनाई दी। मैंने जल्दी जल्दी बस्ता उठाया और जैसे ही निकलने लगा, दादी ने मुझे भींचकर सीने से लगा लिया। एक पल को तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। तभी दादा की आवाज सुनाई दी, बिन्नो। दादी ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी ओर मुंह कर लिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तभी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वो मुझे जल्दी जल्दी बाहर तक ले गए। मुझे रिक्शे में बिठाकर मेरा माथा चूमा। आज दादी भी बाहर तक नहीं आई छोड़ने। मेरा मन कह रहा था कि कुछ तो हुआ है आज। जो बाबा दादी का व्यवहार बदला बदला लग रहा था। तभी बगल में बैठा हुआ भोला बोल पड़ा, क्या हुआ राज, क्या सोच रहे हो? जब तक मैं कुछ बोलता, हमारा रिक्शा चल पड़ा। बाबा वहीं खड़े खड़े हमारे रिक्शे को दूर तक देखते रहे। मैं भी उन्हें देख रहा था। मैं स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन मन बाबा और दादी के बारे में ही सोच रहा था। तो दूसरी ओर दोस्त मंडली की उछल कूद और मस्ती रोज की तरह चल रही थी। मुझे भी उनके साथ खेलना पड़ रहा था। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे
टकबक टकबक टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में खाना आई। घोड़े की किराए ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। चढ़ता है मेहरूली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। चढ़ता है मेहरूली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। बात छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। किसी तरह उस दिन स्कूल का समय गुजरा। अनेक आशंकाओं से भरा मैं घर पहुंचा तो देखा परी रोज की तरह सोफे पर बैठी कॉमिक्स पढ़ रही थी। मेरी आवाज सुनते ही मम्मी भी आ गईं। मेरे मनपसंद नूडल्स मेरे सामने रख दिए। मैं सोफे पर बस्ता फेंक कर नूडल्स की ओर लपकते हुए बोला, अरे वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। मम्मी बोली, आज तेरे लिए आटे का हलवा भी बनाया है, गरम करके लाती हूँ। मैं खुश हो गया। ओह मम्मी, आज तो मजा आ गया। मैंने आंखें उचकाकर परी को इशारा किया कि वो भी खा ले। परी ने भी सिर हिलाकर ऐसे इशारा किया जैसे कह रही हो, खाओ खाओ, मौज करो। भूख तो लगी ही थी, और फिर जब सामने मनपसंद चीज हो तो भूख कई गुना बढ़ जाती है। मैं टूट पड़ा नूडल्स पर। जल्दी जल्दी नूडल्स निकलने के चक्कर में खांसी आ गई। परी हंसते हुए कहने लगी, आराम से भैया, आराम से, नूडल्स कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मम्मी भी दौड़ती हुई आ गई। क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे गले में तो नूडल्स अटके पड़े थे। तभी परी बोल पड़ी, कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा ठसका लग गया है भैया को। मम्मी मेरी पीठ थपथपाती हुई मुझे पानी पिलाने लगी। बोली, संभाल के खा बेटा, नूडल्स हो या कुछ और, ढंग से चबा चबा के खाना चाहिए, तुम सीधे निकल जाते हो। मेरे मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे थे, बस पानी मुंह में भरे सिर हिला रहा था। मेरी हालत देख परी हंस हंस के लोटपोट हुई जा रही थी। अब बस भी कर, भैया की हंसी उड़ा रही है, मम्मी ने उसे डांटा। लेकिन वो चुप होने की जगह मेरे जैसे ही मुंह फुला फुला कर हंसते हुए मेरी नकल करने लगी। मुझे उससे चिढ़ तो हो रही थी, लेकिन उसकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता था। मुझे वो कहानियों वाली परी देश की राजकुमारी ही लगती थी। आई परी रंग भरी, आई परी रंग
सा नि धनि सा ग पग सा पग सा लेके बाहर आई हूँ मैं, दिल का करार लाई हूँ मैं। तू मेरा मैं तेरी ओ मेरे बलम, तू मेरा मैं तेरी ओ मेरे बलम। धरती के गोदी में आई हूँ मैं, लेके मस्तियाँ आई परी रंग भरी। किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा। करना तो याद आऊंगी मैं, खेलन को चाँद लाऊंगी मैं। आ इधर झूम कर तू है मेरा दिल, आ इधर झूम कर तू है मेरा दिल। शबनम के मोती लुटा दूंगी मैं तेरी राह में। आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा। छम छम नाचे जिया, मौसम तो लहरा के गाने लगा। झूम उठा जहां आई परी रंग भरी। किसने पुकारा, किसने किया मम्मी हलवा गरम करने किचन में जा चुकी थी। मैं अब धीरे धीरे नूडल्स का मजा ले रहा था। परी कॉमिक्स पढ़ती हुई बीच बीच में मेरे जैसा मुंह बनाकर अब भी मुझे चढ़ा रही थी। तभी मेरा ध्यान मेरे बस्ते पर गया, जो अब भी सोफे के कोने में लुढ़का पड़ा था। रोज की तरह आज दादी नहीं आई थी उसे उठाकर करीने से रखने के लिए। एक खुटका सा बैठ गया मन में। मैंने परी से पूछा दादी के बारे में। वो कॉमिक्स पढ़ती हुई कहने लगी, वो और बाबा ताई जी के यहाँ गए हैं। ताई जी कानपुर के उन्नाव में रहती थी। 3-4 साल पहले ताऊ जी गुजर गए थे। ताई जी वहीं किसी स्कूल में प्रिंसिपल थी। उनके दोनों बेटे मुझसे बहुत बड़े थे। वो जब भी आते मुझे चाट खिलाने ले जाते, फिल्म दिखाने ले जाते। पहले तो अक्सर उन लोगों से मिलना जुलना हो जाता था। ताऊ जी के गुजरने के बाद अब कभी कभी किसी फंक्शन में ही मुलाकात हो पाती है। परी की बात सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा तो लगा कि अचानक कैसे बाबा दादी ताई जी के घर चले गए। तभी मम्मी ने गर्मा गर्म हलवा मेरे सामने रखते हुए बताया कि ताई जी बहुत दिनों से उन्हें बुला रही थी, वहीं कुछ दिन वहां रह के आ जाएंगे। मेरी दिन भर की आशंकाएं धराशायी हो चुकी थीं। समझ में आ गया था कि सुबह बाबा दादी को क्यों कह रहे थे कि अब कल से मोगरे का फूल नहीं मिलेगा। शायद उन्नाव में मोगरे का पौधा नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि बाबा वहां भी मोगरे का फूल ढूंढ ही लेंगे दादी के लिए। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। फिर कहीं फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं का समंदर प्यासा हुआ, क्यों
किसी से मांगे दुआ, लहरों का लगा जो मेला, तूफान ना कहो उसको फिर कहीं, कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको फिर कहीं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, आगे बढ़ता ही रहता है। दिन बीते, महीने बीते, साल होने को आया, लेकिन बाबा दादी लौट के नहीं आए। मम्मी पापा हमेशा यही कहते कि आ जाएंगे। मेरे मन में अब शंकाएं उठने लगी थीं। बाबा के लगाए हुए मोगरे के पौधे में अब भी फूल खिलता था। मैं खूब प्यार से उसकी देखभाल करता था। उसके पास जाता तो बाबा दादी के होने का एहसास होता। फूल को छूता, कभी कभी उससे बातें करता कि तुम्हारी तरह मैं भी बाबा दादी का इंतजार कर रहा हूं। बार बार झूले को देखता, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। चिड़ियों और गिलहरियों का आना भी कम हो गया था। पचकुइयां का मेला लग गया था। हर साल की तरह इस साल भी मेले में धमाल करने का मन था। मम्मी को पटा के किसी तरह 50 रुपए का जुगाड़ किया और जा पहुंचा भोला के घर। ये तय हुआ कि पूरी दोस्त मंडली को लेकर जाएंगे। भोला की मम्मी ने उसे 30 रुपए देते हुए कहा कि तुम सारे दोस्त एक साथ ही रहना, ध्यान रखना कोई छूट ना जाए। भोला तैयार होते हुए कहने लगा कि हर साल तो राज के बाबा जाते थे साथ में, बड़ा मजा आता था। मैंने उदासी से कहा कि हाँ यार, मैं भी बाबा दादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ताई जी के यहाँ से अब तक नहीं लौटे। तभी भोला की मम्मी चौंकती हुई बोली, ताई जी के यहाँ से? मैंने कहा हाँ, वो नाव में रहती हैं ताई जी, जाने कब लौटेंगे वो, मैं रोज उनका इंतजार करता हूं। भोला की मम्मी बोली, अब नहीं आएंगे बेटा वो। एक झटका सा लगा मुझे। क्यों नहीं आएंगे वो? मैंने पूछा। वो बोली, उन्नाव नहीं गए हैं वो, यही हैं झांसी में ही। मैं बुरी तरह से चौंक गया। क्या बाबा दादी यही हैं? वो बोली, हाँ राज, उन्हें तुम्हारी मम्मी की जिद पर वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। मेरे दिल पर घात सी गिरी। मेरे पूछने पर सब बताया उन्होंने कि कैसे मम्मी हर रोज किसी न किसी बहाने बाबा दादी से झगड़ा करती थी। ये सब तुम्हारे स्कूल जाने के बाद होता था। बाबा दादी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। कई सालों से वो जिद पर अड़ी थी कि उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। तुम्हारे पापा तो नहीं चाहते थे, लेकिन हर दिन के झगड़ों से बाबा दादी भी परेशान हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने ही कहा कि घर में रोज रोज की कलह अच्छी नहीं है, हम दोनों रह लेंगे वृद्धाश्रम में। फिर ऐसा ही हुआ। मैं मन ही मन रो रहा था। उस दिन मेला भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी दोस्त मंडली मेले के मजे ले रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या।
के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। उस दिन घर आके मैं बहुत रोया, बहुत झगड़ा मम्मी से। शायद बदतमीजी की भी हदें तोड़ बैठा था मैं। पापा को भी बहुत बुरा भला कहा मैंने कि क्या आपने जरा भी नहीं सोचा कि कैसे रहते होंगे वो अपने बच्चों के बिना? उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें यहां से भेज रहे थे आप दोनों? परी सहमी हुई सी मेरा बदला हुआ रूप देख रही थी। सारे घर को सर पे उठा लिया मैंने। जिद पकड़ ली कि बाबा दादी को ले आए या आप मुझे उनके पास भेज दें। मम्मी को तो ना जाने क्या क्या सुना दिया था मैंने। अंततः उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। जिंदगी का पहला थप्पड़ था वो। मैंने अपना कमरा बंद कर लिया। सबने बहुत कोशिश की मनाने की, दरवाजे खुलवाने की। मैंने दरवाजे नहीं खोला। उस रात खाना भी नहीं खाया। अंततः सब थक हार कर अपने अपने कमरे में चले गए। परी मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन मैंने उसके लिए भी दरवाजा नहीं खोला। शायद मम्मी के पास चली गई थी वो सोने। मैं रो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नींद तो आंखों में थी ही नहीं। जब लगा कि सब सो गए तो मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जा पहुंचा घर के एक कोने में बने मंदिर में, जहां राम जी थे, बजरंग बली थे, कन्हैया जी थे लड्डू गोपाल के रूप में। दादी अक्सर मुझे भी लड्डू गोपाल बोल देती थी। कहती थी, तू तो मेरा लड्डू गोपाल है, माखन मिश्री खिलाऊंगी तुझे। जितना आज मैं मम्मी पापा से झगड़ा, शायद उतना ही आज राम जी से, बजरंग बली से, लड्डू गोपाल से झगड़ा कि दादी ने कितनी सेवा की आप सबकी। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा का ये फल दिया आपने कि उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा। खूब रोया उनके सामने कि कैसे भी करके मुझे बाबा दादी से मिला दो। कुछ करो ऐसा कि या तो वो दोनों यहाँ आ जाएं या फिर मुझे उनके पास भेज दो। उनके बिना मैं नहीं रहूंगा इस घर में। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले
राम जी, बजरंगबली और लड्डू गोपाल से झगड़ते झगड़ते कब सो गया मैं, मुझे भी नहीं पता चला। सुबह पापा की थपकी से आंख खुली तो बदन टूट रहा था, तेज बुखार चढ़ाया था। पापा के दोस्त डॉक्टर सुशांत घर आए, दवा दी। जैसे तैसे मैंने कुछ खाया, दवा ली और रोता हुआ बिस्तर में पड़ रहा। उस दिन स्कूल भी नहीं गया, मम्मी से तो बात तक नहीं की। बस मन ही मन शिकायत किया जा रहा था राम जी से कि ऐसा क्यों हुआ। जिस घर को कभी बाबा और दादी ने प्यार से बनाया, सजाया, संवारा, उन्हें ही उस घर से निकाल दिया गया। फिर दिन गुजरा, फिर रात हुई तो फिर जा बैठा राम जी के सामने, वही प्रार्थना, वही झगड़ा। जो कुछ मन में था सब बोल दिया, यहां तक कह दिया कि तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करो, कैसे भी करके मेरे बाबा दादी को मुझसे मिला दो, नहीं तो मुझे उनके पास भेज दो। उसके बाद जो हुआ सोच के मन आज भी सिहर उठता है। पता नहीं मेरी प्रार्थना का असर था या राम जी से झगड़ा करने का परिणाम था जो ऐसा हुआ। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। 3-4 दिन बाद स्कूल जाना शुरू हुआ, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना स्कूल की रौनक, ना दोस्त मंडली,
सबसे अलग थलग, बस मन में एक ही लगन, बाबा दादी का ख्याल। फिर एक दिन जब स्कूल के बाहर सबसे अलग होकर खड़ा हुआ, मैं घर जाने के लिए रिक्शे का इंतजार कर रहा था, तभी देखा कि छुट्टन चचा चले आ रहे हैं। छुट्टन चचा बहुत सालों से हमारे घर आते जाते रहते थे। कभी हमें पिंड खजूर तो कभी टॉफी देते थे। पिंड खजूर में बहुत अच्छे लगते थे। पूरे घर के कपड़े वही सिला करते थे। पापा उन्हें प्यार से छुट्टन मियाँ कहते थे। इस साल पापा किसी और दर्जी के पास ले गए थे कपड़े सिलवाने। छुट्टन चचा से उनकी कुछ अनबन हो गई थी। छुट्टन चचा ने आकर मुझे टॉफी दी, बोले खजूर खाओगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरा हाथ पकड़कर एक और खड़ी वैन के पास ले गए। जैसे ही वैन के पास पहुंचे, एक बलिष्ठ हाथ ने मुझे वैन में खींच लिया। एक पल को तो मुझे झटका सा लगा, लेकिन पलक झपकते ही वैन दौड़ पड़ी। देखा तो उसमें 3-4 मुस्टंडे बैठे थे। एक के हाथ में बड़ा सा चाकू था, जिसे वो बार बार मेरी ओर बढ़ाता हुआ चमका रहा था। आगे बैठे छुट्टन चचा मुझे डांटते हुए चुप रहने का इशारा कर रहे थे। मैं डर भी रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि चाकू वाला मार ही दे मुझे, कम से कम मम्मी को भी तो पता चले कि बेटे से दूर होने का दर्द क्या होता है। स्कूल से लेकर घर तक हड़कंप मच गया था। मुझे कहीं दूर एक गैरेज नुमा जगह में कैद करके रख दिया गया था। मुझे खाने के लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे वो। मैंने नहीं खाया तो एक बोल उठा कि खा ले, हो सकता है कल को ये सब खाने के लिए तू बचे ही ना। तेरे बाप से 10 लाख मांगे हैं, अगर कल तक नहीं मिले तो कल का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आसपास छुट्टन चचा भी नहीं थे जिनसे कुछ कह सकूं। रात हो चुकी थी। घर में पापा की भागदौड़ जारी थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। इधर मेरा भूख से बुरा हाल होने लगा। समोसे और कोल्ड ड्रिंक पास में ही रखे थे। मैंने उन लोगों में से एक को इशारा किया, उसने मेरे हाथ खोल दिए। मैंने समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया। तभी एक बोलने लगा, लगता है समोसे और कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी बेकार ही जाएंगे। आधी रात बीत गई है, अभी तक इसके बाप ने कुछ नहीं किया। दूसरा बोला, करेगा, छुट्टन चचा ने बताया था कि बहुत पैसे हैं इसके बाप के पास। 10 लाख का इंतजाम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तभी एक आवाज गूंज उठी, तुम लोग घिर चुके हो, बच्चे को छोड़ दो और सरेंडर कर दो, वरना सब मारे जाओगे। गुंडों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उन्होंने गोली चला दी। एक ने पीछे से भागते भागते मुझ पर भी गोली चला दी, जो मेरे कंधे में लगी। मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो हॉस्पिटल में था। पता चला कि एक गुंडा भाग गया, 2 पकड़े गए, छुट्टन चचा को भी धर लिया गया। मुझे होश में आया देख मम्मी मुझसे लिपटकर रोने लगी।
मम्मी के लिपटने से मेरा कंधा दर्द कर उठा। मैं चीख पड़ा। मम्मी झटके से अलग होते हुए सॉरी सॉरी कहने लगी। पापा के साथ खड़े हुए डॉक्टर अंकल कहने लगे, शुक्र है गोली कंधे में लगी, थोड़ी सी दाएं लगी होती तो कुछ भी हो सकता था। दर्द के साथ साथ मेरे मन में गुस्सा भी भरा था। बोल पड़ा, अच्छा होता गोली थोड़ा दाएं लगती। ऐसा नहीं कहते बेटा, अरे तू तो मेरी जान है, तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचती। मम्मी रोते हुए कहने लगी। दर्द से अधिक गुस्सा था मुझे। बोल पड़ा, अच्छा मैं तुम्हारा बेटा हूं, इसलिए तुम्हारी जान हूं, और जो तुमने बाबा दादी को उनके बेटे से दूर किया, कभी सोचा है उनके दिल पर क्या बीती होगी? कैसे वो एक एक पल रोते हुए काट रहे होंगे। मैं मर ही जाता तो अच्छा होता, तुम्हें भी पता चलता कि बेटा छिन जाने का दर्द कैसा होता है। मम्मी अपना मुंह छुपाने लगी। पापा, डॉक्टर, नर्स सब अवाक से देख रहे थे। पापा पास आए, मेरे सर पर हाथ फिराते हुए बोले, बेटे बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन अब और देर नहीं। 2-3 घंटे ही बीते थे। मैं हॉस्पिटल में ही था, देखा दादी भागती सी आ रही हैं, पीछे से बाबा भी चले आ रहे हैं। दादी को देखते ही मैं उनसे लिपट के रोने लगा। कैसा है मेरा राजा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो ठीक तो है ना? कहती हुई वो मेरे पूरे बदन पर हाथ फिरा रही थी। मेरे कंधे पर भी उन्होंने हाथ फिराया, लेकिन बाबा दादी के मिलने की खुशी मुझे कंधे के दर्द से अधिक थी। खुशी में मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। बस फिर क्या था? फिर वही झूला, वही चिड़ियों का दाना, गिलहरियों का खाना, दादी के बालों में बाबा का फूल लगाना। मम्मी को भी समझ में आ गया था, वो भी बाबा दादी की जी जान से सेवा करती हैं। अब खुशियों से भर गई थी जिंदगी। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो।
कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो हुआ वो क्या था। क्या वो मेरी प्रार्थना का असर था जो भगवान ने इतनी बड़ी लीला रची? खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे बाबा दादी मुझे मिल गए। अब बाबा दादी तो हैं नहीं, सालों हो गए उन्हें गुजरे हुए, लेकिन उनके प्रेम का प्रतीक मोगरे का फूल आज भी खिलता है। मैं इसे ले जाकर बाबा की तस्वीर को छुआकर दादी की तस्वीर पर चढ़ाऊंगा। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, पापा मम्मी का समय हो गया है उठने का। वो आते ही होंगे। अब झूले पर बैठकर वो चिड़ियों और गिलहरियों को दाना खिलाते हैं, कभी कभी गीत भी गाते हैं। सपना मधुर सुहाना सपना। जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है। आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है। फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना। जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना।
बेचारा बूढ़े सुख के साए। हमको क्या गम, हमने हरदम सीखा है जब हंसना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। रात में अब चांद बरसे, दिन में बरसे सोना। मेरे जैसी किस्मत किसकी होगी बोलो सजना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब तक है ये मौसम, आओ रंग ले हम तुम, तन मन इसमें अपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, ला 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 ला। अभी आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी मोगरे का फूल। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का। ये था इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।